इसके दरमियान में एक सवाल ढूंढे, क्वालिटी लिमिटेड। सभी सीरियस नहीं चीजें, इसको सीरियस नहीं ले रहे आप लोग, इन चीजों को सीरियस नहीं ले रहे। ये छोटी छोटी चीजें सीरियसली सही होनी चाहिए। बड़े बड़े सवाल अल्लाह के हवाले हैं, ये भी अल्लाह के हवाले, लेकिन करके करें। कौन सा पेज पे मैं कौन से सवाल देखना चाह रहा हूँ, किस पेज पे मिल गया है, दरमियान में आ जाए। थोड़ा सा पीआरसी बीच में इन्वॉल्व होने लगा है, कितना जरा पढ़ने पड़ी लाइन। क्वालिटी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर वॉशिंग मशीन, बिल्कुल सीरियस है आप, छोड़ दें बहस। नेक्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन करें। कंपनी यूजेस परपेचुअल मेथड फॉर रिकॉर्डिंग एंड वेटेड एवरेज मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट पेज पे एक मिनट है, करना हमने क्या है, स्टार्ट में रिक्वायरमेंट पढ़ के वापस चले जाए। जनरल एंट्रीज आपने करनी है, वापस आए। परपेचुअल का भी वर्ड सुना, वेटेड एवरेज का भी वर्ड सुना। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक अमाउंट प्लस 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 प्लस। ट्रेडिंग बिजनेस से करो और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो फर्क पड़ता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी प्लस परचेजेस क्वांटिटी, अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है। या गौर से या रॉ मटेरियल की बहस है तो रॉ मटेरियल भी खरीदा ही जाएगा। लेकिन अगर फिनिश गुड्स में वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहे हो तो ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, परचेज नहीं करेंगे फिर आप बनाएंगे, और डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस्ड यूनिट्स होगा परचेजेस के लिए। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल की बात हो रही है तो फिर परचेजेस वर्ड आएगा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और फिनिश गुड्स की बात हो रही है तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आएगा। परपेचुअल ये होता है कि साल में एक दफा एंड पे रेट नहीं निकालना, हर परचेज और हर परचेज रिटर्न पे रेट निकाला जाता है। कोई टेबल आपके जहन में आना चाहिए वर्ड सुन के जरा। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक इन्वेंट्री कार्ड बनता है, डेट इशू पहले नहीं बाद में, परचेजेस, रिसीट्स, इशुएंस, बैलेंस, और हर एक हेडिंग में फिर नीचे सब हेडिंग्स होंगी, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। आ जाए, पहली दफा आपने सुन लिया मेरे से। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग है? वॉशिंग मशीन। लेकिन आपको डाटा किसका दिया हुआ है? कोई SRM रॉ मटेरियल है फॉर द मंथ ऑफ जून 10। आपने इस डाटा का करना क्या है? एंट्रीज करनी है। फर्स्ट लाइन पढ़े, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ SRM वाज 100,000 यूनिट्स हैविंग अ वैल्यू ऑफ व्हाट 80 रुपीज पर यूनिट। एंट्री बोले। पॉइंट नंबर 2 में 1.5 लाख यूनिट्स वर परचेज्ड ऑन 5 जून एट द रेट ऑफ, एंट्री बोले मटेरियल डेबिट, पेबल क्रेडिट। अगली एंट्री सुने, इश्यू टू स्टोर 1.5 लाख यूनिट्स इश्यू टू स्टोर। वर्क इन प्रोसेस डेबिट होना है, मटेरियल क्रेडिट होना है। हमने मटेरियल के एंगल से बहस करनी है लेकिन अपनी एंट्रीज भी लिखनी है। अब प्रॉब्लम ये जो मैं बात कर रहा अभी, पॉइंट नंबर 3 पढ़े, क्या 1.5 लाख यूनिट से एंट्री होनी है या अमाउंट से होनी है? तो ये अमाउंट कौन सी होगी? अब यहाँ रेट निकला होगा कोई, वो बैलेंस वाला रेट यूज होगा, परचेज का रेट नहीं, वेटेड एवरेज मेथड है। वेटेड एवरेज रेट निकाला होगा बैलेंस में, वहां से फिर 1.5 लाख यूनिट्स निकले। तो आप जो वर्ड बोल रहे थे इन्वेंट्री लेजर कार्ड, शायद एक स्टोर रूम की रिफ्लेक्शन के लिए लेजर होता है। स्टोर रूम रॉ मटेरियल का स्टोर, ओपनिंग बैलेंसेस होंगे, कुछ परचेजेस हो रही होंगी, इश्यूएंस होंगे और बैलेंस आ जाएगा। तो प्लीज सीरियस लीजिएगा, पता आपको है प्रॉब्लम किस जगह है। जहां जहां इश्यूएंस आएंगे वहां शायद अमाउंट्स नहीं है, तो अमाउंट्स निकालने के फिर हमें इंशाल्लाह टेबल बनाना हो तो वो कर लेते हैं, लेकिन एंट्रीज अभी रिवाइज कर लें अपने साथ। नंबर 4 गौर से पढ़ें और एंट्री बताएं। हाँ जी बिल्कुल सही है, सही बताइएगा, गलत तरफ ना चले जाइएगा। हाँ जी, मटेरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, ये अभी फिलहाल वापस आए हैं। डिफेक्टिव तो है, कहां से वापस आ गए हैं? प्रोडक्शन से स्टोर रूम में वापस आ गए। 1.5 लाख यूनिट्स फॉर परचेज ऑन, दोबारा परचेज है, मटेरियल डेबिट, पेएबल क्रेडिट। फिर 17 जून को
50% of defective units were disposed of as scrap for ₹20 units per unit because these had been damaged on account of improper handling of QL. सिर्फ मुझे इस वक्त 20 का मीनिंग बताएं, 20 क्या है? ये रिकवरी वैल्यू टाइप की है, ये कैश डेबिट होना है, लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ दीज आइटम्स डिफरेंट हो सकती है और गेन लॉस आ सकता है, गेन लॉस भी आ सकता है, फिर एंट्री भी बोलते हैं. Number 7, on 18th, remaining defective units were returned to supplier from purchase of 5th June for replacement under warranty. सोच के एंट्री बताएं. ये परचेज रिटर्न है या लॉस है? ये रिटर्न हो गया, ये रिटर्न वापस ले लिया उसने, ये अब हमारा इसका मतलब लॉस नहीं रहा. परचेज रिटर्न नहीं, पेबल डेबिट मटेरियल क्रेडिट. डन है सर. वारंटी 3 की है. 19 जून 5000 यूनिट्स इशू टू प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, उनकी रिप्लेसमेंट हुई जो डिफेक्टिव यूनिट्स है. फिर पॉइंट नंबर 8, 9, supplier delivered 2500 units in replacement of defective units which had been returned by the केवल सोच के एंट्री बताएं. सप्लायर ने डिलीवर की, मटेरियल दोबारा डेबिट हो गया, फिर बिल क्रेडिट हो गया. 1.5 लाख यूनिट्स वर इशूड फ्रॉम स्टोर, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट. और ड्यूरिंग फिजिकल स्टॉक काउंट अंडरलाइन कन्वर्ट. ये फिजिकल स्टॉक काउंट क्या होता है? पीरियड के एंड पे जाके स्टॉक को गिना जाता है, और क्या जितना आपकी बुक्स में हो उतना ही फिजिकली भी होना चाहिए, और अगर कमी बेशी हो तो फिर उसकी एडजस्टमेंट की जाती है. सेंटेंस पूरा कर लें. Carried out on 30th June, it was noted that closing inventory of SRM included 500 obsolete units having NRV आ गई यार 4000, लेकिन यूनिट्स वर फाउंड शॉर्ट. ये क्या होते हैं? शॉर्ट, कम है, गेन हो गए, प्लीज लॉस हो गया. क्या करना है? कौन करेगा? मैं करूंगा, आप करवाएंगे, मिलजुल के. ये हुई ना बात. लेकिन ये कब तक हम मिलजुल के करते रहेंगे? जब तक मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा. बिजनेस नहीं बता, मैं आपकी जान कब छोड़ूंगा? जब छोड़नी चाहिए. असूलन वैसे ईमानदारी से बताने, कब तक जान नहीं आपकी छोड़नी चाहिए. जितनी मुश्किल से आप 1.5 घंटा क्लास में गुजारते हैं, मेरा नहीं ख्याल इतना टाइम कभी अकेले इत्तेफाक हुआ. क्या करते हुए मैं झंझोड़ रहा हूँ. डबल एंट्री बता दें, मेरे तक आवाज अभी तक कोई नहीं आई. मटेरियल डेबिट की आवाज नहीं सुनाई दे रही, तो अकेले कहां आवाज निकलती हो? क्वालिटी लिमिटेड से अगर खुदा ना खासा पेपर में कोई इस तरह का सवाल आया और ये ना हो रहा हो, तो फिर वही होना चाहिए जो शायद सबके सामने बोला नहीं जा सकता. नहीं मतलब पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं. नहीं, पीआरसी कुछ गेम और होनी चाहिए. जनरल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ, मंथ है क्या मेरे पास? फॉर द मंथ ऑफ जून 2010. लेकिन बहरहाल इसे सीरियस लीजिएगा. इसमें कुछ जगह पे ऐसी चीजें हैं जो सही तरह मेरे साथ जहन में रिफ्रेश जरूर करनी है. एक फॉर्मेट बना लेते हैं. ये करेक्टिंग एंट्रीज करनी है या जनरल एंट्रीज करनी है? मतलब मीशो से हमने डेट वाइज रिकॉर्डिंग करनी है या कोई गलत हो गई जिनको ठीक करना है? जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, तो कॉलम फॉर्मेट बना लो. डेट, अकाउंटिंग हेड्स या पर्टिकुलर्स, एंड डेबिट क्रेडिट कॉलम. एग्जामिनर अनफॉर्चुनेटली ढूंढता है कि बच्चों ने क्या क्या छोड़ा होगा, और वो सब में से नहीं देता जो छोड़ा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ वो आ ही जाता है जो छोड़ा होता है, क्योंकि हमने छोड़ा इतना होता है. तो अपनी तरफ से रिस्क जरूर कवर करें. क्लोज टू 90% पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए. गलतियां उसमें भी होती हैं, लेकिन हम अगर 100% एफर्ट करेंगे तो क्लोज टू 90-85 तक जाएंगे. ये भी ज़हन में रखिएगा. तो लेट्स अज्यूम ये सवाल एग्जाम में आ गए और बाकी सवाल हो गए हैं, और पौना को घंटा पड़ा इसके लिए और आता नहीं है, तो आए कैसे शुरू करेंगे? डेट बताएं पहले.
मेजोरिटी की तरफ जवाब आया है हमने वही डेट बतानी, ओपनिंग डेट आएगी यार, एंट्रीज में नहीं आएगी। जर्नलिस्ट स्टूडेंट प्लीज फुली इन्वॉल्व रहिएगा। 5 जून एंट्री, अब परचेज रहने दे यार, अभी मटेरियल डेबिट करके आ रहे परचेज में, अब फिर परचेज आ गए, मटेरियल ही कर लो, मटेरियल डेबिट, मटेरियल अकाउंट डेबिट। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग ये एंट्रीज करते हुए इस वक्त आप रॉ मटेरियल स्टोर रूम में मौजूद है, क्या ख्याल है? और रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड मेंटेन कर, रॉ मटेरियल आया कितना, 1.5 लाख यूनिट्स की एंट्री करूं या 1.5 लाख यूनिट्स की अमाउंट बना के एंट्री करूं? जी 1,50,000 यूनिट्स है और 85 रुपीज पर यूनिट है। आंसर बता रहे हैं आप 12.75 मिलियन। सर अमाउंट की एंट्री करनी है, 1.5 लाख यूनिट्स की एंट्री करो तो सर वेटेड एवरेज में ये नहीं, अभी नहीं होता, रिलैक्स नहीं होता है। आपने चीजें खरीदी हैं, वेटेड एवरेज रेट लगेगा, सर ना करो यार। पीआरसी निकाल दें से, वो आपको एग्जाम था, वो FA1 में भी एग्जाम है, कॉस्ट में भी एग्जाम हो गया, और अगर कभी FA2 में बात हो तो वो एग्जाम है। मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ, ये आपने पहली दफा मेरे से सुनना। परचेज की एंट्री ना खराब कर लीजिएगा, परचेज की एंट्री परचेज रेट पे होगी, थाउजेंड्स में लिख लें या पूरा ही लिख लें, देख लें, लेकिन 1000 में वो टेबल जब मैंने बनाना उसमें राउंडिंग ऑफ हो जानी है, होने दें यार, होने दें, फिर कब तक डरते रहेंगे, हम कौन सा कर रहे हैं, हम तो देख लिख लेंगे। ये पेज नंबर अभी रह गया है, पेज नंबर नहीं आया अभी तक, पेज नंबर 255 है सर। परचेज सर जी, परचेज रेट भी रिकॉर्ड होगी ना यार, प्रॉफिट ऐड करके सेल बना लेते हैं, परचेज रेट की आपके जहन में जो वेटेड एवरेज है, मैं वही तो लाने के लिए काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट डेट पर 6 जून पे क्या एंट्री होनी है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट होना है एंड मटेरियल अकाउंट में क्रेडिट होना है। ये डायरेक्ट मटेरियल है, लेखा और ना करो यार, नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं, रॉ मटेरियल होता ही बेटा डायरेक्ट है, खुदा का नाम लो यार, शुक्र है ये सवाल मेरे जहन में आ गया। और रॉ मटेरियल ही तो डायरेक्ट होता है, और बेचारा इनडायरेक्ट कौन? रॉ मटेरियल डायरेक्ट नहीं, फिर कौन सा? रॉ मटेरियल होता है डायरेक्ट मटेरियल का ही तो नाम है। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, जी कितने यूनिट से? यूनिट से नहीं, यूनिट से नहीं, 1.5 लाख यूनिट्स की अमाउंट से। अब बताएं अमाउंट क्या है? ये यूनिट्स कहां से इशू हुए? शोरूम से हुए, कौन से यूनिट्स में से यूनिट्स निकले? नहीं, जो पहले थे कहेंगे वो FIFO है, तो FIFO भी हो सकता था। अगर ये FIFO होता तो ऊपर डाटा देखें, ओपनिंग यूनिट्स कितने पड़े हैं? 1 लाख, 50, 1.5 लाख और खरीदे गए हैं, तो लाख यूनिट्स का रेट 80 होता और बाकी 50 का रेट, लेकिन ये कब होता? हमने कौन सा करना है? तो यहाँ वेटेड एवरेज अब रेट चाहिए, उस रेट के लिए क्या करना होता है? टेबल बनाना होता है। एक पेज खाली छोड़ दिया आपने, नहीं एंट्रीज करनी है, वर्किंग में आ रहा है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अगर है और वेटेड एवरेज मेथड है, तो फिर एक टेबल बनना है। FIFO तब भी बनना है अगर परपेचुअल है, और वेटेड एवरेज है तब भी बनना है। परपेचुअल में ये टेबल बनता है, परपेचुअल साथ साथ। कैसे बनता है टेबल? अब इसमें हो सकता है कि आपने, मैं इसने इसलिए आपसे पूछा, हो सकता है आपने किसी डिफरेंट फॉर्मेट से ना बनाया हो। अगर आपकी तरफ से, मैं पहले बता देता हूँ, डेट होती है सबसे पहले, अगला भी मैं ही बताऊँ, बनाए होंगे यार ये आपने। नेक्स्ट कॉलम मेरे ख्याल रिसीट्स का होता है, उसके बाद फिर इशू होगा अगर रॉ मटेरियल है, सोल्ड होगा अगर फिनिश गुड्स है, और फिर एंड में बैलेंस होता है। 3 मेन कॉलम आगे कौन से आने? रसीट, इशुएंस एंड रिमेनिंग बैलेंस, और उनमें फिर 3 सब कॉलम्स बनने, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इसी तरह बनाए हुए, बना ले, लेकिन फिर आप स्पेस अकॉर्डिंगली रखनी, और ये ना कह दीजिएगा हमारे पास जगह नहीं, जगह है। पहले मुझे 1 मिनट बना लेने दें, पता नहीं याद आ रहा है कि जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स आपको कुछ याद है? ये मेरे ख्याल सिलेबस बदल गया होगा, वो नहीं है, जो मैं कहता हूँ पिछला वो नहीं होता।
मुझे लग रहा है डेबिट क्रेडिट निकल गया अकाउंटिंग में से। यानी मैंने बहुत पुराने जमाने में अकाउंटिंग पढ़ी। डेबिट क्रेडिट अब चेंज हो गया हुआ है। क्रेडिट को डेबिट कहते हैं और क्रेडिट को भी क्रेडिट ही कहते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम आ गया हुआ है जी। 3 मेन कॉलम, अच्छा सीरियस हो जाए, सॉरी। रिसीट, इशुएंस, लेकिन इशुएंस का वर्ड बदल के इशुएंस मींस क्या होता है? बस रॉ मटेरियल इशू होता है, लेकिन फिनिश गुड्स अगर हो तो वो इशू नहीं, फिर वो सोल्ड के एंगल से। अब ये जितने 3 कॉलम बने हैं, कॉलम ही नहीं आ रहे, इन कॉलम्स में फिर सब कॉलम्स होंगे, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ये करनी जरा देखेंगे, नीचे मुबीन होगा, ये सीढ़ियों पे आवाज जरा दीजिए, उनसे कहिए जरा मुबीन को भेजिए जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज मेरी आ रही? आवाज ठीक है? प्लीज बताइए, मैं नेट चेंज करके देखने लगा स्क्रीन। दोबारा कर दो जी। 3 मेन कॉलम्स के नाम बोले अदर देन डेट, और हर रिसीट, इशुएंस और बैलेंस के कॉलम में, मतलब मैं इशुएंस के एंगल से कह रहा था, इशुएंस की जगह सोल्ड हो जाएगा अगर आपका फिनिश गुड्स का है, तो वो भी इंशाल्लाह भी क्वेश्चन होना तो चाहिए। फिर रिसीट्स में अब 3 कॉलम है, 3 सब कॉलम्स हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट के लिए मैंने जरा जगह ज्यादा रखी है, और सिमिलरली आगे भी क्वांटिटी। अब तो आई होप कुछ याद आ गया होगा। अच्छा, ये टेबल जो है FIFO में बनता है या वेटेड एवरेज में? दोनों में बनता है। अगर मेथड कौन सा हो? परपेचुअल। अगर पीरियोडिक है तो उसमें पीरियड एंड पे रेट्स कैलकुलेट होते हैं, लेकिन अगर साथ साथ है तो फिर वहां टेबल की जरूरत पड़ती है। अब कैंडी बना ले, मेरे ख्याल बन जाएगा, कोशिश कर लें। वैसे भी रुपीज हमने 1000 में रखे हुए। डिस्क्रिप्शन नहीं मेरे ख्याल, ठीक है, ऐसे ही बनता था। ये जो टेबल एक बना रहे हैं, ये बेसिकली हमारे स्टोर रूम को रिफ्लेक्ट करेगा कि स्टोर रूम में रॉ मटेरियल कितना पड़ा था, कितना और आया, कितना चला गया और कितना रह गया। तो ये रॉ मटेरियल की रिफ्लेक्शन के लिए इसका टेबल है। और अगर ये फिनिश गुड्स के एंगल से बात हो रही होती तो फिर ये फिनिश गुड्स स्टोर रूम की रिफ्लेक्शन होता, कितनी फिनिश गुड्स पड़ी हैं, कितनी और रिसीव हुई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, कितनी सेल हो गई कस्टमर्स को, और कितनी रिमेनिंग रह गई क्लोजिंग में। तो इस एंगल से ये सारी स्टोरी बन रही है। लिखा नजर आ गया कहीं? लेकिन मेरा ख्याल है हमने पहले कभी बात ये नहीं की कॉस्ट में। अच्छा, प्लीज कॉलम बना लें, रहने दे स्केल को यार, लाइनें तो लगा लें, सीधी लाइनें लगाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के जितनी लग जाए सीधी, मेरे जितनी सीधी है मैं गुजारा करें। अब स्केल ढूंढ लिया, स्पीड अप होने हैं। हम सवाल किसी क्लास में शुरू करते हैं, कब होता है? प्लीज रेडी है सर? ये जो टेबल है पूरा डेट वाइज बनना है। कैसे स्टार्ट लूं जी? लास्ट लाइन, पहला स्टेप जरा एक नजर देखें पहले, कौन सा महीना है इस वक्त? 1 जून 2010। कोई स्टॉक पड़ा था? कितनी क्वांटिटी? 1 लाख क्वांटिटी। किस रेट पे पड़ी थी? देयरफॉर 80 लाख का स्टॉक पड़ा था। ये कौन सा लेजर है जो सॉर्ट ऑफ टेबल में बन रहा है? ये मटेरियल का लेजर है जो टेबल फॉर्म में एक्सप्लेन हो रहा है कि ओपनिंग स्टॉक आता है मटेरियल के लेजर में, ओपनिंग स्टॉक लिखा मैंने। नेक्स्ट डेट बोलो, करवाना है थोड़ा सा जरा। 5 जून 2010। कितने यूनिट्स और आए? रसीट हुई है, इश्यूएंस हुई? रसीट हुई। किस रेट पे आए?
अमाउंट बताएं 12750। अब अगर प्लीज राउंड ऑफ होगा तो आप थाउजेंड्स में कर ही जाएंगे और उसमें हम कोई बहस नहीं करेंगे। अब जरा बोर्ड पे देखें, ये जब परचेज आ गई तो 5 जून से पहले स्टॉक कितना था स्टोर रूम में? 1 लाख। बैलेंस में देखा आपने 1.5 लाख और आ गए। इस फॉर परचेज के फौरन बाद कितने हो गए? 2.5 लाख हो गए। 2.5 लाख किस रेट पे हो गए? नहीं, दो रेट तो है। अगर तो फाइफो होगा तो अलग अलग रखेंगे क्योंकि फिर अलग अलग रेट्स पे उन्होंने इशू होना है। लेकिन अगर वेटेड एवरेज होगा तो क्या करेंगे? कैलकुलेटर उठा लेंगे। कैलकुलेटर उठा के क्या करेंगे? फार्मूला जहन में लाएंगे वेटेड एवरेज का। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट कितनी थी? 80 लाख, सॉरी 80 लाख थाउजेंड में होना चाहिए, सॉरी 8000 लिखना था जी। 8000 जमा 12750। क्या कर रहा हूं? ओपनिंग स्टॉक अमाउंट प्लस परचेजेज अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग क्वांटिटी 1 लाख प्लस क्वांटिटी 1,00,000। अब रेट या तो फिर थाउजेंड में क्वांटिटी लिखा है। अब रेट पॉइंट में आपका क्यों आया? ये थाउजेंड्स में रेट आया, तो फिर आप कैसे एडजस्ट करें? फटाफट माइंड अप करें ध्यान में। बेस में भी 1000 में यूनिट्स लिख सकते हैं क्योंकि रेट में रुपीज में ही लिखा है। मैंने 1000 में यूनिट्स कर दी है, मेरा ख्याल है कि रेट 83 अब आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी वर्किंग करें फिर अमाउंट्स और रुपीज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके कितना लिखो जी। अभी 83 क्या है? ये अब एवरेज रेट है, तो एवरेज रेट कब कैलकुलेट होगा? आफ्टर एवरी, नहीं मीन परपेचुअल, आफ्टर एवरी परचेज एंड परचेज रिटर्न। ये सेंटेंस बोल लीजिएगा, एंड में लिख लेंगे। एक बार रिपीट कर दें, रेट कब कैलकुलेट होगा? एवरी परचेज एंड परचेज रिटर्न। आंसर बताएं। 20750 पे बात बिल्कुल खत्म कर दी है। जिसका पहले जवाब सही तकरीबन आ जाएगा उसका मैं लिख दिया करूंगा, और किसी का अगर डिफरेंट कोई जवाब आ जाएगा वो खामोशी से अपना लिख के आगे चले। इकट्ठे हो यहाँ तक जी, कंप्लीट करें। प्लीज राउंडिंग ऑफ का कोई इशू खड़ा नहीं करना इस वक्त। वैसे फिलहाल तो मेरे ख्याल करीब का तो ठीक आ गई जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? जी चले आगे। नेक्स्ट डेट बोले 6 जून। क्या हुआ जी 6 जून? कितने यूनिट्स इशू हुए? 1.5 लाख। कौन से वाले हुए? नहीं, अभी बहस खत्म हो गई। हमने 2.5 लाख इकट्ठे कर लिए, वो जिस रेट पे भी थे, वेटेड एवरेज मेथड है, इकट्ठे हो गए। किस रेट वाले हुए? 83 वाले। तो रेट कैलकुलेट कब होना है? बोलना है परचेज एंड परचेज रिटर्न, और फिर उसने यूज होना है जब आप इश्यूएंस वगैरह करेंगे। इज इक्वल टू बताएं 12450। अब ये क्या है 12450? ये इश्यूएंस की अब अमाउंट आ गई है। लेकिन एक मिनट टेबल कंप्लीट कर लें। बैलेंस में कितने यूनिट रह जाएंगे? किस रेट वाले रह जाएंगे? रेट दोबारा कैलकुलेट नहीं होना। हाँ जी बिल्कुल सही, बार बार बोलते रहना, मैंने भी पूछते रहना कब कैलकुलेट होना। अब सिंपली क्या हुआ, 2.5 लाख में से 1.5 लाख यूनिट्स उठा लिए 83 वाले, और रिमेनिंग लाख रह गए 83 वाले। सेग्रीगेशन रख लीजिएगा, खुला खुला कर दीजिएगा। आधे को सफे पे खत्म करना कोई मिशन नहीं है जी। अब यहाँ हमें एक एंट्री करनी है साथ, 6 जून वाली आके एंट्री करें। 6 जून वाली एंट्री में क्या इशू नजर आया था? अमाउंट नहीं थी, अब अमाउंट मिल गई है। कौन सी? 12450। आई होप के कॉन्सेप्ट याद आ गया है।
कम से कम सुन लिया है, बार बार अप्लाई होना है इसमें, सवाल देखते जाना है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी टेबल कंप्लीट करते जाएंगे और आगे इंशाल्लाह वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। ये अब कौन सी डेट आ गई? अच्छा, इस केस में चलना डेट वाइज ही है। अगर रैंडम डेटा भी हो तो परपेचुअल का मतलब होता है डेट वाइज सीक्वेंस में, तो वैसे लेकिन इस वक्त डेटा मेरे ख्याल डेट वाइज रेंज है। नेक्स्ट डेट सीक्वेंस में 12 जून को क्या हुआ? अच्छा, तरीका यही रखें कि पहले कंप्लीट करवा दें हर स्टेप, एंट्री फाइनल करवा दें, उसके बाद कीजिएगा। अब ये बात हो ही रही है, इसको सही अंडरस्टैंड भी करना है, ये ना हो कि हवा में रह जाए। 12 जून को क्या हुआ? डिफेक्टिव यूनिट्स वापस आए कहां से? एंट्री बताएं। एंट्री का इशू नहीं है, मटेरियल डेबिट हो गया, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया, अमाउंट कितनी है टेबल में आ जाए। छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, पूरा करवाया करें पहले। बिल्कुल सही है, सोचते हैं, गौर से सोचते हैं, जरा सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं। कितने यूनिट्स गए थे? 1.5 लाख। किस रेट पे गए थे? अब उसी में से वापस आए ना यार। अब जो वापस आए इसे किस कॉलम में लिखूं? नहीं, अब आना चाहिए इसे। दोबारा दोबारा रसीद बढ़ गई है, ये डेबिट क्रेडिट स्टोरी चल रही है। ये जो इश्यूएंस से क्रेडिट हो गया हुआ, अब किस कॉलम में लिख के किस कॉलम में आऊं? रिसीव हुआ है और देर में बैलेंस बढ़ा है। बैलेंस तो बढ़ा है, लेकिन क्या होने से? वापस आने से बैलेंस बढ़ा है, तो रिसीव के कॉलम में आ जाएगा। ऐसे एक तरीका और भी हो सकता है, सोचें गौर से, इश्यूएंस के कॉलम में माइनस कर दें, लेकिन वो थोड़ा सा हमें खुद ही मुश्किल लगना। इश्यूएंस के कॉलम में से माइनस करके बैलेंस में बढ़ा दें, या रसीद के कॉलम में प्लस करके बैलेंस में बढ़ा दें। मेरा ख्याल रसीद ही बेहतर रहेगा। रेट कौन सा है? 83। आंसर 415। बैलेंस के कॉलम में आए, यूनिट्स कितने हो गए? 95 यार, वो कम हो गए, वापिस आ गए। किस रेट वाले? आंसर 1000 में कन्वर्जन हो ही जा रही है जब जब जरूरत पड़े। 415 आएगा, 415,000 में, और फाइनली 8715। डन डन। क्लोजिंग की एंट्री करूं या रिटर्न की एंट्री करूं? 415 की या 8715 की? 415 की एंट्री करेंगे। कहां से क्या वापस आ गया? तो मटेरियल डेबिट 415 एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 415। जून क्या हुआ? परचेज हुई, ये रिकॉर्ड करेंगे खुद। एंट्री बन गई मटेरियल डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। यार मैंने तो कहा था ये फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर में जाने, वो कब जाने हैं। अगर हमें कोई इंडिकेशन मिलती, फैक्ट्री बुक से लेते हैं, हेड ऑफिस बुक से लेते हैं, तो हम करते। अगर नहीं मिली जनरल एंट्रीज करते हुए, तो इंटीग्रेटेड ही जहन में रख के वर्किंग होती चली जा रही है। ठीक है, वैसे इस वक्त एंट्री करते हुए कि आपको टेबल एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मतलब परचेज रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन हम टेबल में डेफिनेटली जाएंगे तो सही, क्योंकि दोबारा एवरी डेट चेंज होना है, वरना इस एंट्री की अमाउंट परचेज की बेस पे होनी है। ये एवरी डेट से परचेज रिकॉर्ड होनी है या परचेज डेट से? सप्लायर के तो वही पैसे देने जो इस वक्त परचेज के हैं। एवरी डेट पे खरीदा, परचेज डेट पे खरीदा। आंसर क्या है? 13 to 15। कैलकुलेटर पे तो यूज करें यार, सब बोर्ड से देके फिगर लिखी जा रहे हैं। टेबल कंप्लीट करें। ये परचेजेस किस कॉलम में? रसीद कितनी? 1,50,000। 1,50,000 एट द रेट ऑफ
88.1 लिखा हुआ शायद 13215। बैलेंस के कॉलम में यूनिट्स बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे? बढ़ के कितने हो जाएंगे? 2,55,000। हाँ जी, एवरी डेट कैलकुलेट होगा? नहीं होगा। कब होता है? अच्छा, अब ये कैसे होगा? हाँ जी, ओपनिंग कौन सा उठा लेना है? इससे पीछे वाला है, इससे पिछला रेट 8715 प्लस, अब साथ साथ हो रहा है ना, 1315 एंड डिवाइडेड बाय 105 प्लस या सिंपली 255। ठीक है, एग्जामिनर पूरी कोशिश कर रहा है सवाल में कि किस तरह रेट राउंड ऑफ हो जाए। उसने 0.1 लगाया ताकि रेट राउंड ऑफ हो जाए, लेकिन अगर फिर भी करना पड़ जाए तो काइंडली कर लीजिएगा जी। नहीं कंपल्सरी नहीं, मैं तो अपने लिख रहा हूँ। डेफिनेटली ये तो वर्किंग हो अज्यूम्ड है कि आपको आती है। 21930, लेकिन एक आध दफा आप जरूर लिख लीजिएगा ताकि कम से कम रिवाइज करते हुए याद आ जाए। ये ना हो कि बाकी तो ठीक है, रेट कहाँ से आ गए। प्लीज वर्किंग ओके है? इकट्ठे हो जी जल्दी से। जी 150 सर, 105 प्लस 150 मीन्स 255। ये कौन सी डेट होगी? कौन सी डेट हो गई है? 15। कौन सी डेट आ गई है? 17। 17 पे अब गेम शुरू है जी। कौन सा पॉइंट चल रहा है? 6 आई थिंक, 0.6। कुछ नहीं करना, मेरे से सुनना। सबसे पहले एक सवाल है आपसे, 0.6 पढ़ा, 17 जून। एक डिफेक्टिव यूनिट कितने का बिका है? क्या यूनिट्स डिफेक्टिव होने से उनकी कॉस्ट कम हो जाती है या उनकी सेल वैल्यू कम हो जाती है? कॉस्ट भी तो कम हो जाती है। अगर खुदा ना खासा किसी ने 50 लाख की गाड़ी खरीदी हो और 50 लाख की गाड़ी का नुकसान हो गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो और कुछ भी ना गाड़ी का बचा हो, तो कॉस्ट जीरो रह गई, सेल प्राइस जीरो रह गई। उस गरीब को टेंशन क्यों होगी कि कॉस्ट तो वही थी? तो टेंशन की वजह सेल प्राइस खत्म हो, कॉस्ट नहीं खत्म होगी। खुदा ना खासा किससे मोबाइल को छीन के ले जाए तो कॉस्ट जीरो हो जाएगी। इससे दुख किस चीज का होगा? उसकी कॉस्ट जाया हो जाएगी। तो डबल एंट्री होनी है, कैश डेबिट एट सेल प्राइस, लेकिन गुड्स क्रेडिट एट कॉस्ट प्राइस, तभी तो पता चलेगा कि गेन हुआ है लॉस हुआ। तो रिलैक्स होकर अपना टेबल देखो, कितने डिफेक्टिव यूनिट्स बिके हैं? 25 नहीं, कितने परसेंट? 50% ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स। कितने डिफेक्टिव यूनिट्स है? कितने? पॉइंट नंबर 4, 2500। किस कॉस्ट वाले कितने के बिके? अब 83 पे आ गए। कैसे पता चला हम 83 पे आ गए? नहीं सर जी, 83 पे नहीं, 83 पे इशू हुए थे। जब वो 83 वाले वापस आए हैं तो अब वो कितने हो गए हुए? वेटेड एवरेज पे आ गए। असल में ना वो 83 के हैं ना वो 86 के हैं। कंसंट्रेशन जरा प्लीज, वो या किस में से डिफेक्टिव बिके होंगे या किस में से ढूंढे ढूंढे ना। एक सेकंड बाद में ब्रॉड डाउन में जाए, ब्रॉड डाउन में जाए। 80 के थे, फिर 85 के आए हैं, फिर 88.1 के आए हैं, तो परचेज तो इन पे हुए हैं। लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इश्यूएंस में जाए, इश्यूएंस में 83 क्यों लिया था आपने? वेटेड एवरेज की वजह से। तो 83 का मतलब अब जितने भी पढ़े हैं वो 83 के रह गए थे, और जिस वक्त ये डिफेक्टिव बिके हैं उस वक्त सारे कितने के रह गए थे? 86 के रह गए। अगर स्पेसिफिक रेट ढूंढने हैं तो आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं? 5 वो वाला, वहां से वो हुआ है, वो हुआ है।
और अगर हम वेटेड एवरेज अडॉप्ट कर रहे हैं तो 83 जब आया था बैलेंस वाले कॉलम में तो उसका क्या मतलब था, सारे यूनिट्स अब जो रह गए हैं वो 83 के हैं। और फाइनली जब हम 86 से कहें तो इसका क्या मतलब है कि जितने यूनिट्स पड़े हैं उन सब की कॉस्ट ऑन एवरेज 86 है। ये 86 किसकी है, किसी स्पेसिफिक की नहीं है, लेकिन ऑन एवरेज आ गई है। तो इस वक्त जब डिफेक्टिव यूनिट्स सेल हो रहे हैं, सारे यूनिट्स किस कॉस्ट पे पड़े हैं, ऑन एवरेज 86 पे पड़े हैं। बिका कितने का है, 20 का है। डबल एंट्री पहले मेरे से सुन लें, सारी वर्किंग भी करवा दें, उसके बाद आराम से नोट कीजिएगा। जी सर, क्या एंट्री करूं, कैश डेबिट कैलकुलेटर पकड़ लेना। कैश डेबिट कितने से, कैसे 2500 कैसे, मल्टीप्लाइड बाय 20, 50,000 तो ये हो गया, 50 रहेगा। अब मटेरियल ने क्रेडिट होना है, मटेरियल डेबिट होना है, क्रेडिट होना है। कितने यूनिट्स, 2500, 20 पे कॉस्ट, पहले कॉस्ट फाइनल करें वर्ड, कॉस्ट पे। और इस वक्त जिस वक्त 17 जनवरी की डेट आई है, हर यूनिट की ऑन एवरेज कॉस्ट कितनी है, बोर्ड पे देखें, टेबल देखना। 17 जून को इन डिफेक्टिव यूनिट्स को हम टेबल में प्रेजेंट कैसे करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही है ना। अब इश्योरेंस में से लेस नहीं करेंगे, इश्योरेंस में लिखेंगे तो पॉजिटिव लिख देंगे, इश्योरेंस में लिखेंगे तो पॉजिटिव निकलेगा, मतलब निकल गए। दो तरीके हो सकते हैं, या इश्योरेंस में पॉजिटिव लिखें और बैलेंस में से माइनस कर दें, या रसीद में से नेगेटिव करें जिसका परचेज रिटर्न होती है और बैलेंस में से कम कर दें। इश्योरेंस में नेगेटिव लिखेंगे या इश्योरेंस में पॉजिटिव लिखेंगे, चले गए हैं, क्रेडिट हो गए हैं। और अगर रिसीट्स में लिखेंगे तो फिर नेगेटिव लिखेंगे। तो अब आप फाइनली डिसाइड करें आप कैसे लिखते रहे हैं। दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन किस तरह, इश्योरेंस में कैसे लिखना या रिसीट्स में कैसे लिखना। इश्योरेंस में पॉजिटिव क्यों लिखना, इश्योरेंस का कॉलम क्रेडिट कह रहा है और रिसीट्स का कॉलम डेबिट बता रहा है। तो डेबिट में अगर लिखना है और क्रेडिट लिखना चाह रहे हैं, मटेरियल वैसे डेबिट होने क्रेडिट होने, मटेरियल ने जाना है डिफेक्टिव यूनिट्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो अगर रिसीट्स में लिखेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे और अगर इश्योरेंस में लिखेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे। हुक्म मुझे प्लीज कर दें, कहाँ लिखना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जब कभी आपने पहले ये टेबल बनाया होगा तो मेरा गुमान है कि आपने इश्योरेंस में नहीं लिखा होगा, आप परचेजेस में से रिटर्न्स माइनस करते हैं, लॉस की भी एंट्री ही करते हैं। अगर कोई बचपन से में आ सके तो लॉस यूनिट्स की एंट्री बताएं। नॉर्मल अब नॉर्मल तो हमने कॉस्ट में पढ़े हैं, लॉस डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट शेयर बोलते थे वहां। हालांकि इसमें मुझे एतराज नहीं है, जैसे आप कंफर्टेबल है फाइनल बता दें। और अगर आप अपना अपना इख्तलाफ है तो या क्या करें या क्या करें बता दें। लास्ट लाइन में से कोई मुझे जरा हुक्म कर दें, रसीट्स में कैसे लिखो या इश्योरेंस में। रसीट्स में नेगेटिव बाई ने कहा, कितने लिखो, रेट क्या लिखो, रेट 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 86। यहाँ कॉस्ट रिकॉर्ड रखना है हमने, आंसर क्या है 215 के, कॉस्ट ऑफ दीज डिफेक्टिव यूनिट्स। 50 क्या आया था प्लीज, 50 क्या आया था, बात पूरी कर दे जरा। बैलेंस में जरा, बैलेंस में कितने लिखो बेटा, बता देना यार, मैंने कब कहा ना माइनस ना कर। बैलेंस में कितने रह जाएंगे, किस रेट वाले रह जाएंगे, किस अमाउंट वाले रह जाएंगे। नेट स्लो चल रहा है, मेरी आवाज लेट आ रही है। किस रेट वाले रह जाएंगे, किस अमाउंट वाले रह जाएंगे। 21715 एंट्री पूरी करवा दें, हम लिख रहे हैं, हमें तंग ना किया जाए, हम साथ साथ लिखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हमें लिखने नहीं दिया जा रहा। बोर्ड पे आ जाए, मटेरियल कितने से क्रेडिट करूं, 215। ऐसे ही सर, लॉस बैलेंसिंग कितना निकल आया, क्या बेच के लॉस हो रहा है डिफेक्टिव यूनिट्स को, लॉस कितना प्रॉफिट लॉस में जाएगा 165। एंट्री लिख लें, बाकी मैं टेबल अभी आपके सामने करता हूँ। प्लीज मैंने क्या एम्फसाइज किया है, कैश पे यकीनन बेचा है, लेकिन कितनी कॉस्ट वाले कितने पे बिके हैं। और 86 किसकी कॉस्ट है, सब यूनिट्स की ऑन एवरेज कॉस्ट है जिस वक्त आपने ये बेचा। तो इस वक्त हम FIFO नहीं यूज कर रहे, ऑन एवरेज बहस कर रहे हैं। तो एवरेज कॉस्ट सब यूनिट्स की 86 थी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने प्लीज हिम्मत की है।
टाइम काफी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह भी है। सुबह से एंट्रीज कर रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही हैं, अभी तो शुरू की हैं। जी एंट्री लिख ली, अब टेबल कंप्लीट करनी है मेरे साथ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है ना? जी आशीष साहब, ये मेरे ख्याल आपका जरा स्पेसिफिक आवाज का इशू आ रहा है, जरा रीज्वाइन करके देखें। जी नेक्स्ट डेट 18 जून, क्या हुआ इस दिन? इकट्ठे हैं तो बता दें काइंडली, और अगर लिख लिया है तो फिर रुकना है, फिर लिखते नजर कोई ना आए। 18 जून वाली लाइन पढ़े, क्या हुआ इस दिन? एंट्री बेसिक से मिलाया जरा। 18 जून अकाउंट्स पेबल डेबिट मटेरियल क्रेडिट, नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन एक मिनट तसल्ली से सोचना जरा। ये परचेज रिटर्न है, क्या सप्लायर परचेज रिटर्न उस रेट पे लेगा जिस रेट पे उसने चीजें बेची होंगी, या हमारे एवरेज रेट पे ले लेगा? वो अपने उसी रेट पे रिटर्न लेगा जिस रेट पे उसने बेचा था। अब एवरेज रेट से परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करूं, या उस परचेज रेट से रिकॉर्ड करूं जिस परचेज रेट से परचेज किया था? तो ढूंढे जरा कौन सी डेट पे ये खरीदी थी, किस में से रिटर्न हुआ है? 85 वाली, 5 जून वाली शायद कह रहा है। तब गौर से दोबारा देखें टेबल, 18 जून को रिटर्न है या परचेज है? ये किस कॉलम में लिखूं? ये तो मैं रिसीट में लिखना चाहिए, नेगेटिव लिखना चाहिए रिसीट्स में, परचेज रिटर्न में। इसमें तो आई होप इतना इशू नहीं है, परचेजेस में से लेस कर देता है। बहरहाल डेफिनेटली कहाँ लिखा जा सकता है इश्यूज में, लेकिन फिर पॉजिटिव, वहां नेगेटिव में। ये क्वांटिटी बताइए, 2500। रेट बताएं, यहाँ 85 क्यों ले रहे हैं? 86 पड़ा हुआ है। पूरा सेंटेंस बोल दे जो मैंने अभी बोला। सप्लायर किस रेट पे रिटर्न लेगा इस पे उसने बेचा होगा। ये हमारा इशू है कि हमारा एवरेज क्या चल रहा है। तो इन आंसर 213 पे बात खत्म हो गई है। बैलेंस में है, बैलेंस में कितने यूनिट रह गए? मत लिखा करें यार, इसमें क्या हो गया, पहले बात तो पूरी करवा दो। 250, 213, 250 यूनिट्स बढ़ गए कम हो गए? अब रेट दोबारा रिवाइज होना, असल में रेट बैलेंस में कितना था? 86, और अब ये रिटर्न हुई 85 पे। तो रेट कब कब रिवाइज होना है फाइनल बोलना था, परचेजेस पे और परचेज रिटर्न्स पे। लेकिन परचेज रिटर्न्स पे रेट रिवाइज होना कैसे है, ध्यान से देखें। ये डेफिनेटली नेगेटिव फिगर हो गई है, 213 नेगेटिव फिगर है। परचेज रिटर्न्स की 213 नेगेटिव या पॉजिटिव? जी वर्क रेट लिखवाएंगे कैसे, क्या ख्याल आपका? 21715। अब प्लस करूं या माइनस करूं? अब परचेज रिटर्न्स फिर नेगेटिव हो जाएंगी, परचेजेस प्लस हो रही हैं, परचेज रिटर्न्स माइनस हो जाएंगी, ऐसे ही होगा। कितना माइनस हुआ जी? 213 डिवाइडेड बाय, बोले 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 प्लीज, 252.5 और माइनस 2.5। ये माइनस क्यों है जी? परचेजेस अगर है तो प्लस हो जाएंगी, और अगर रिटर्न्स है तो माइनस हो जाएंगी। आप ही के लिए लिखा जा रहा है, पहले तसल्ली से देखें। अब आपके लिए है, काइंडली यहां तक आ जाए, रेट बता दें। 86 सेम बन गया है, और इज इक्वल टू आंसर 21,21500। रेट कब कैलकुलेट होता है? आफ्टर एवरी परचेज एंड परचेज रिटर्न। बाकी इंशाल्लाह मालिक। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन?
जी नोट कर ली, नोट कर लीजिए सर। एंट्री बता दें। पेबल डेबिट हुआ है, मटेरियल क्रेडिट हुआ है, किस अमाउंट से? 213 से। नेक्स्ट डेट पे चले। 19 जून को क्या हुआ है? परचेज हुई है, इश्यूएंस हुई है? इश्यूएंस हुई है शायद। प्लीज पेशेंस से देखिएगा। डबल एंट्री बताएं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, टेबल में आए। इश्यूएंस की डेट है 19 जून। किस कॉलम में यूनिट्स लिखूं? कितने? 5000। किस रेट पे लिखूं? 86। आई होप के बाद आगे चल पड़ी। अब आंसर तकरीबन 430। बैलेंस बताएं कितना रह जाएगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? ये बढ़ कब जाता है, कम कब होता है, पता चल जाता है? नहीं पता चल जाता है। अब इश्यूएंस हुई है और 45,000 यूनिट्स रह गए हैं। किस रेट पे रह गए हैं? 86। नहीं सर, निकालना नहीं है रेट। रेट कब निकलना है? हर वक्त निकली जाना नहीं है। किसमें से कितने निकल गए, किसमें से कितने रह गए? 2,50,000 में से 5,000 निकल गए 86 रुपए वाले रेट के, और वही 2,45,000 86 वाले रेट पे रह गए। क्या आंसर आया? 2107। जीरो पे बहस खत्म होके आगे चल पड़ी है। एंट्री भी पूरी करें, टेबल भी साथ साथ पूरा करें। ये एंट्री कितने से हो गई? कर ले कंप्लीट कर ले मैं सर। इशू तो नहीं चल रहा? जो लोग लिख रहे हैं 20 जून पे परचेज है शायद, बल्कि 20 जून की परचेज है और 21 जून पे दोबारा इशुएंस है। ऐसे ही 21 जून तक पहुंचे नहीं। इंडिविजुअली सोच लें बेटा, अब कोशिश कर लें। एक दफा अपने हाथ से गुजारने, अगर गलती होगी तो ठीक कर लेते हैं। बीस जून को है क्या? इफेक्टिव यूनिट्स अगेंस्ट दोबारा उसने नए यूनिट्स भेज दी हैं। हम सिंपली क्या अज्यूम करें? परचेज है, मटेरियल डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। सप्लायर किस रेट पे यूनिट्स देगा जिस पे हम खरीदेंगे, और अगर रिटर्न करेंगे तो वो उसी रेट पे रिटर्न लेगा। मटेरियल डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अमाउंट बन जाएगी ये 2500 इंटू 85 इज इक्वल टू 213 कर लें। कंप्लीट करें बाद में ऐसे मैच कर लीजिए। टेबल में 2500, 85, 213, बैलेंस में 247,500। एवरी रेट निकलेगा? निकलेगा। कैसे निकलेगा? 21070 प्लस 213 डिवाइडेड बाय 245 प्लस 2.5, अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 86 आ गया है। आंसर फाइनल 21285 हो गया है। हो गया है। ये क्या हो रहा है? बगैर कैलकुलेटर की आंसर कंप्लीट हो गया है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट इकट्ठे हो गए। 21 जून पे आना है इकट्ठे। 1.5 लाख, 1.5 लाख यूनिट्स इशू हुए एट द रेट ऑफ 12,900। बैलेंस में रह जाएंगे 97,500।
रेट कब रिवाइज होना है जी? बार बार परचेज रिटर्न पे आंसर आया 8385। प्लीज बेटा कोई तो वर्किंग कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली फिगर्स मैच करते जाइएगा मेरे साथ। एट 8385 का था जी। लास्ट लाइन वाले नौजवान चल रहे हैं सर, लास्ट लाइंस में जी। एंट्री क्या बनी थी 19 की, सॉरी 20th की क्या बनी थी? मटेरियल डेबिट पेबल क्रेडिट, एंड 21st पे आप कर रहे हैं वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 12900 से 12900। ओके सर, आखिरी पैराग्राफ में इकट्ठे होंगे सर। मेरे साथ एंट्रीज भी कंप्लीट करें यहां तक, और टेबल भी अगर नहीं यहां तक बनाया तो बता दो। आपके टेबल का फाइनल बैलेंस कितना है? 8385 आ गया सबका? ये टेबल देख रही मेरे साथ, ये वाले स्टूडेंट्स आप भी करेंगे। आखिरी पैराग्राफ पढ़े जिनका हो गया प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह रिमेनिंग टाइम बच गया। दो इश्यूज हैं, बताएं क्या क्या। एक एनआरबी का लॉस है और एक वैसे यूनिट्स गायब है जी। शुरू करूं पॉइंट 11? 500 यूनिट्स हैं वैसे, 500 यूनिट स्टॉक में हैं वैसे, लेकिन 400 यूनिट्स हैं ही नहीं। 4000 सॉरी, तो 4000 यूनिट्स की तो पहले एंट्री करवा दो। हो ना यार, 4000 यूनिट जो शॉर्ट हैं उनकी क्या एंट्री होगी? कॉस्ट पे लॉस होगा या सेल प्राइस? कॉस्ट का कैसे पता चलेगा? टेबल में एक सेकंड जरा। 21 जून 2010 को आखिरी ट्रांजैक्शन हुई है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। उसके बाद 21 जून से लेकर 30 जून तक फर्दर कोई मूवमेंट सवाल में बताई नहीं गई। असूलन बोर्ड पे देखें, 97,500 यूनिट्स हमारे स्टोर रूम में होने चाहिए थे। 4000 तो वैसे ही शॉर्ट है तो उनकी हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी बचेंगे उनमें से फिर 5000 की एनआरवी शायद कम हुई है, तो शॉर्ट की तो एंट्री करवा दो। कौन सी डेट पे करो? 30 जून 10। ठहरे पूरा करवाया करें। हाउ मेनी शॉर्ट यूनिट्स? ये कहाँ लिखूं, कैसे लिखूं? रसीद में या नेगेटिव लिखें या इश्यूज में पॉजिटिव लिखें? फाइनल बोल दें। रसीद में नेगेटिव लिखा मैंने। रेट बताएं। वो डैश रेट यार, शॉर्ट हो गए। शॉर्ट होने से कॉस्ट खत्म नहीं हुई, कॉस्ट 86 ही होगी। हाँ मिला कुछ नहीं, इससे सारी कॉस्ट लॉस हो जाएगी। ठीक है, अमाउंट बताएं, अमाउंट बताएं, डबल एंट्री बोलने की कोशिश करें। लॉस डेबिट मटेरियल क्रेडिट, बैलेंस में आए। बैलेंस में कितने यूनिट रह जाएंगे? 93,500 किस रेट वाले? इज इक्वल टू 8041। टेबल कंप्लीट करें। शॉर्ट का मतलब बताएं। शॉर्ट का मतलब लॉस्ट हो गए? नहीं, मेरे सामने एक सवाल आया कि शॉर्ट का मतलब लॉस हो गए। शॉर्ट का मतलब काइंडली को बताया। शॉर्ट का मतलब कम हो गए, तो फायदा हो गया, नुकसान कहाँ हुआ? गिनने कम पड़े, गिन के पता चला, या तो गिनते ही ना। अल्हम्दुलिल्लाह क्या के कहते थे जीरो हो गए, 93,000 पड़े जीरो हो गए, गिनने ना पड़े। शॉर्ट का मीनिंग सर कमी हो गई है, कमी हो गई तो फायदा हो गया। जान ना छुड़ाएं, अपना बिजनेस समझे। कमी हो गई है, रातों की नींदें उड़ गई, लेकिन मिला कुछ नहीं, इसलिए लॉस डेबिट एंड मटेरियल क्रेडिट करें फाइनल।
ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में और मटेरियल क्रेडिट। अमाउंट है जी 344। अब आ जाइए जरा आखिरी चीज, दैट इज लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। और इस बात को जरा प्लीज सही जरूर रिवाइज कर लेना है। आई होप के वर्ड सुने होंगे आपने कम से कम। ईआरसी में सुना कभी वर्ड एनआरवी? ये भी गया। इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, अच्छा सब कुछ लिखना छोड़े, काइंडली बोर्ड पे दर्ज देखो। ये कितने यूनिट्स ऑब्सलीट है? ये ऑब्सलीट है, ऑब्सलीट हुए 500 यूनिट्स। कुछ नहीं लिखना अभी, ऑब्सलीट। वंस अगेन ऑब्सोलीट होने से कॉस्ट कम हो जाएगी। क्या कम हुई है? दो वर्किंग्स करवाएं। कॉस्ट ऑफ दीज 500 ऑब्सोलीट यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करो? 500 इंटू 86, कैलकुलेटर पकड़ा, 43, 1000 में 43। और एनआरवी की वर्किंग करवाएं, 500 इंटू 30, 86 यार, मैं लेने लगा। आंसर 28 यार, 15। What is 83 and what is 15? Cost and NRV। यकीनन इन 500 यूनिट्स को लोअर पे 15 पे आना चाहिए, लेकिन कितने से ये कितने पे आ रहे हैं? What is NRV loss? 28 NRV loss, लोअर NRV की वजह से लॉस ड्यू टू लोअर NRV। ठहरे तो ये ऐसे यूनिट से शॉर्ट नहीं हुए, यूनिट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इनकी वर्थ कम हो गई, ऑब्सोलीट हुए। ऑब्सोलीट का मतलब आउटडेट हुए, पुराने हो गए। पुराने होने से इनकी वैल्यू कम हो गई। अब इसकी एक अपने एंट्री बनवानी, मैंने आपको रोका इसलिए हुआ, इसकी एक एंट्री बनवानी है। क्या एंट्री बनेगी? लॉस डेबिट है और मटेरियल क्रेडिट है, यहां तक बात बिल्कुल सही है। अब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ध्यान में लाएंगे। ये वाला लॉस असल में एग्जैक्टली कहां होता है, जरा ये ट्रेस करके बताएं। ये वाला जो स्टॉक होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी वाला, ये आपको कॉस्ट ऑफ सेल में नजर आता है। कॉस्ट ऑफ सेल जरा ध्यान में लाएगा, उसमें क्लोजिंग स्टॉक होता है, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक आप कम कर दें एनआरवी लोअर होने की वजह से, तो क्लोजिंग स्टॉक कम करने से क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से फिर प्रॉफिट कम होता है। तो ये जो अदरवाइज लॉस है, ये तो शायद प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नजर आएगा, इधर डिफेक्टिव यूनिट्स का लॉस है। लेकिन एनआरवी लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्लस होता है, क्योंकि स्टॉक्स किधर होते हैं। तो स्टॉक कम ज्यादा होने से क्या प्रॉफिट पे इफेक्ट होता है? क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होता है? क्यों कम हो जाता है? क्यों कम हो जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है। तो ये वर्किंग नोट कर ले, लेकिन इसकी एंट्री में लॉस जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होना है। तो मेरे साथ एंट्री लिख लीजिएगा बाद में। बाकी आई होप कि मैंने कोई नई बात नहीं की। नहीं, वर्किंग में कम से कम नई बात नहीं है, बाकी तो वो कॉस्ट ऑफ सेल वाली बात मैं कोशिश कर रहा था कि आपको याद करूं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको वर्किंग समझ आ गई? तो जितनी बातें कम से कम पिछली हो जाएं, वो जरूर जहन में रिटेन रहनी चाहिए। फाइनल एंट्री लिखें जी अपने आप ही। आप इस तरह लॉस लिख लें, लेकिन लॉस के साथ ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ सेल लिख लें। जिस तरह ऊपर मैं लॉस लिख के क्या कर रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस से मेरी मुराद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से शायद, और यहाँ मैं स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ। हाँ डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट भी लिखा जा सकता है, लेकिन कम से कम लॉस कहाँ जा रहा है ये क्लियर कर लें। कितने से जा रहा है वैसे?
और इस 28 को अब टेबल में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये टेबल बना हुआ वेटेड एवरेज कॉस्ट से, तो कॉस्ट 86 ही है, कॉस्ट 86 ही है। दोबारा देख लें वर्किंग से, टेबल में इस एडजस्टमेंट को लिखा तो जा सकता है लेकिन जरूरत नहीं है। असल में ये टेबल किस लिए था कि हमें कॉस्ट मिल जाए, लेकिन एंड में क्या पता चला कि कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो एनआरवी पे आ रहे हैं। मतलब फाइनल ये होगा, देखिए अपने टेबल का क्लोजिंग बैलेंस ढूंढे जरा, नहीं क्लोजिंग बैलेंस यूनिट्स में 93,500 यूनिट्स हैं आफ्टर द 4,000 शॉर्ट यूनिट्स। उसमें से जो 93,000 यूनिट्स होंगे वो मल्टीप्लाइड बाय 86 करके स्टॉक की फिगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी, और जब 500 यूनिट्स हैं वो मल्टीप्लाइड बाय 30 करके 15 पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी। यहाँ जो 86 रिफ्लेक्ट नजर आ रहा है ये इनकी कॉस्ट बता रहा है, लेकिन क्योंकि एनआरवी कम होगी है 500 यूनिट्स की, इसलिए वो 500 यूनिट्स अब मल्टीप्लाइड बाय 15 करके अलग आएंगे। 93,000 यूनिट्स बोल दें जरा किस पे आएंगे, 86 पे, लेकिन 500 यूनिट्स अब 86 पे नहीं आएंगे, वो 30 पे आएंगे। तो इस टेबल में इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, बस इसकी एंट्री बनाना, हमें एंट्री से रिक्वायर्ड। डन है सर, घर के लिए होमवर्क लिखा है।